आपके सामने अब आ रहा है हरियाणा का ओपिनियन पोल। 2019 में यहां की 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। देखते हैं 2024 के इस सर्वे में फिलहाल हरियाणा में क्या परिस्थिति दिखाई दे रही है। कोई परिवर्तन नहीं, 2019 की तरह इस बार भी 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है। हरियाणा भी उन राज्यों में से है जहां पर महागठबंधन का एक स्वरूप है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहां समझौता हुआ है। एक सीट आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी ने छोड़ी है, लेकिन कांग्रेस का, जजपा का और आम आदमी पार्टी का बीजेपी की इस आंधी के सामने कहीं टिकने का कोई चांस दिखाई नहीं दिया हमें। हरियाणा में 10 की 10 सीटें स्वीप के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। बिल्कुल वही स्ट्राइक रेट जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी का था। 10 में से 10 सीटें बीजेपी जीत रही है और कांग्रेस के अंदर जो 3 गुट हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अपनी ही कमियों की वजह से कांग्रेस का हरियाणा में उदय नहीं हो पा रहा है। हर्षवर्धन जी, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत लेती है तो वैसे तो शाम को इंडिया टीवी पर आप लोगों को पता चलेगा, लेकिन अनुमान देने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मुझे लगता है जो मोदी जी 370 प्लस कहते हैं वो हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में जितनी मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के सामने है उतनी किसी और राज्य में नहीं। छोटा सा राज्य है, अलग अलग तरह के सामाजिक समूहों का टकराव है, जिस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में हुई उसकी मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उसके भीतर भी बहुत अंतर्द्वंद है। इसके बावजूद अगर कांग्रेस आप मिल रहे हैं जाट गैर जाट समीकरण और उसके बावजूद 10 की 10 सीटें जीत रही भाजपा, तो यकीन मानिए पूरे देश में 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें मिल जाएंगी। ये जो अभी बात प्राची कह रही थी कि कांग्रेस में सुनील जी 3 गुट है, एक हम देख रहे हैं हुड्डा गुट है, एक कुमारी शैलजा का गुट है, एक रणदीप सुरजेवाला का गुट है। इसके बावजूद बीजेपी के अंदर अंतर्द्वंद की बात करें हर्षवर्धन जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भले ही स्थानीय लेवल पर कुछ मनमुटाव हो, कोई ग्रुप हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो पूरा संगठन इकट्ठा होकर उस कैंडिडेट के साथ लड़ता है। और मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी की यही खूबी भारतीय जनता पार्टी को सभी राजनीतिक दलों से अलग बनाती है। हरियाणा के अंदर अगर आप बात करो तो जिस प्रकार खट्टर साहब ने वहां पर प्रशासन दिया है, स्वच्छ प्रशासन दिया, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया हरियाणा के अंदर, उसके बाद यह है कि वहां पर डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, प्रधानमंत्री के जो लाभार्थी वर्ग हरियाणा में तैयार हुआ है, मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक जमीनी स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया मुख्यमंत्री के रूप में, तो मुझे लग रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है। और जाट वोट बैंक जो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी से टूटेगा, पूरा जाट वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में जुड़ा हुआ है। मैं एक बार कुमारी शैलजा की बात कर लूं, क्योंकि अंबाला की हम बात कर रहे हैं। कुमारी शैलजा वहां से फिर हार सकती है। बीजेपी के रतनलाल कटारिया यहां से चुनाव जीते थे और 2019 में कांग्रेस की कुमारी शैलजा को, इसमें 3 गुट है। आप सुरजेवाला और शैलजा को अगर गुट मानते हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ एक है हुड्डा जी, इसके अलावा कांग्रेस का कोई गुट नहीं है। एक एक व्यक्ति को गुट नहीं कहते। हुड्डा जी का बता देते हैं आपको। फिर रोहतक से कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे, वो लड़े और अगर फिर लड़ेंगे तो हारेंगे। यहां से बीजेपी के अरविंद शर्मा सांसद हैं और 2019 में दीपेंद्र हुड्डा को हराया था उन्होंने। हालांकि विनिंग मार्जिन केवल 7,500 का था, लेकिन सर्वे हमको ये बता रहा है कि एक बार फिर अगर दीपेंद्र हुड्डा भी खड़े हो जाए रोहतक की सीट से तो बीजेपी को नहीं हरा सकते। तो बीजेपी को हराने के लिए कोई फैक्टर यहाँ पर, जैसे अब अंबाला की सीट की बात हो रही थी, रतनलाल कटारिया नहीं रहे हैं तो उसकी जगह अब उनको नहीं, उनको ढूंढना है बीजेपी को कौन वहां पे चुनाव लड़ेगा। जो फरीदाबाद की सीट है, जो गुरुग्राम की सीट है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि बीजेपी को आसानी से कैंडिडेट जो है वही रिपीट वो कर सकते हैं और वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, आपको 6 सीटें ऐसी हैं जहां पे बीजेपी अपने कैंडिडेट चेंज करेगी। अच्छा, तो और हरियाणा में बकायदा बीजेपी प्रॉब्लम में है। नेताओं को मौका मिल सकता है अगर आप सीट चेंज करने की बात करें तो कांग्रेस से आए हुए कुछ नेता जो कांग्रेस छोड़कर शामिल हुए हैं उनको कुछ मौका ये तो हमने देखा है कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है कांग्रेस जो ज्वाइन किए नेता, अगर हम बात करेंगे राजस्थान में भी, बाकी जगह भी उन्होंने अकोमोडेट किया गया है। लेकिन देखिए, बीजेपी ने एक नई राजनीति राजस्थान में हरियाणा में शुरू की थी, वो थी गैर जाट की राजनीति। एक बार अपना फेस पे ले लेते हैं, फिर हम भावेश, इसमें बस मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन यहां पर दिख रहा है हमें स्वरूप में, आप और कांग्रेस साथ में आ रहे हैं, तो क्या उसकी कोई चर्चा ग्राउंड पर नहीं है? हाँ, पर उन्होंने जो सीट जो आम आदमी पार्टी को दी है, कुरुक्षेत्र दी है। कुरुक्षेत्र में और जो हुड्डा वाली जो सीट है रोहतक, वहीं दोनों पे फाइट दिख रही थी। आपको याद होगा 2 अक्टूबर में जब हमने सर्वे किया था तो वहां पे वो दोनों सीटें कांग्रेस को जाते हुए दिख रही थी। 8-10 का टैली था उन दोनों सीटों पे। देखिए, कांग्रेस का 2014 से आप देखिए हरियाणा में जो पॉलिटिक्स रहा है, जाट की जो कई सारे इशू है उसको हवा देने की बात है। हर इशू पे आप देखिए जाट वहां पे उग्र होकर प्रदर्शन करते हैं। शायद एक मन में एक रहे कि वो शायद वहां पे सरकार में हिस्सेदारी नहीं है, सरकार में नहीं, क्योंकि पिछले सालों में देखा गया वहां जाट ही सरकार में रहे हैं।
तो जाटों के बीच में एक तरह का वो है कि हम सत्ता में नहीं है, तो एक जाट हर मुद्दे पे सरकार का विरोध करते, तो गैर जाट का जो वहां पे एक दबदबा बन गया, उसमें बीजेपी एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी। दूसरा, जब बहुत लोग मानते हैं कि मनोहर लाल खट्टर बहुत अच्छा काम नहीं करते, 2014 से मैं इस बात को बार बार कहते आ रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के बेस्ट परफॉर्मिंग सीएम है, और उन्होंने जो लाभार्थी वर्ग तैयार किया है, उन्होंने जो एक कास्ट इक्वेशन जो बीजेपी के लिए बनाया है, उसमें बीजेपी अपने लिए बार बार अच्छा परफॉर्म करके और सब छोड़ दीजिए, आप इस बार का जो किसान आंदोलन है उसी में उनकी जैसी तारीफ हो रही है, उसी को आप देख लें। हमारा तो हमारा वोट होता सौरभ जी, तो खट्टर जी को इसीलिए देते कि वो अराजकता हमारे यहाँ नहीं आ पाती। मैं तो वोटर नहीं है, लेकिन सचमुच जो गुंडागर्दी होती है उसको मनोहर लाल खट्टर प्रशासन ने शानदार तरीके से रोका। आप लेकिन आज बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं चाहूंगा इस पर हम लोग और डिस्कस करें। क्यों आपने ये कहा कि अगर हरियाणा में 10 जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर 370 आ रही है? देखिए, कई बार हम कहते हैं ना कि कैरेक्टर किसी जगह का होता है। हरियाणा का जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर में पूरी की पूरी सीटें देना ये लगभग मुश्किल दिख रहा है। कम से कम 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट है। पिछली बार भी 2019 में भी 2014 में भी प्रधानमंत्री जब अपने अभियान की शुरुआत करते हैं तो हरियाणा से करते हैं। वो कहते हैं कि हमें यहां से आप पूरी की पूरी सीटें जिता कर दीजिए, और वो सीटें जीतने का लाभ क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती गई। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी विचित्र सी मुश्किल से जूझ रही है। उसको शायद हम, चूंकि खट्टर जी का प्रशासन और दूसरी चीजों में गैर जाट ध्रुवीकरण उसमें नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जाटों के बीच का अंतर्द्वंद और साथ में दूसरे लोगों की भी एक, जिसको कहते हैं ना कि उनका भी जो हिस्सेदारी है, उनका जो प्रतिनिधित्व है, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा। अब अगर उसको साध लिया, उस सामाजिक समीकरण को साध लिया, सरकार के बीच में जो अंतर्द्वंद है उसको साध लिया, तो निश्चित तौर पर भाजपा के लिए बहुत बेनिफिशियरी होगा, प्लस होगा। नहीं, देखिए इसमें एक पॉइंट और आपको ऐड करना है। देखिए, जो जेजेपी है, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उसको लेके पहले बात चल रही थी कि अलायंस होगा, पर सीट शेयरिंग मेरे ख्याल से नहीं होगा, और बेनिफिशियली वो सबसे बड़ी बोनस पॉइंट होगी वहां पे। यदि उनके साथ होता है तो जो 2 सीट है, जो जाटलैंड जो है, जाटलैंड पे वहां पे शायद कांग्रेस के लिए एज हो सकता था। क्योंकि अलायंस नहीं हो रहा है, सीट शेयरिंग नहीं हो रहा है, तो जाटों का एक बहुत बड़ी बेनिफिशियरी वो भी बन के उभरे हैं। विधानसभा में देखिए, कम से कम 15 ऐसी सीटें थी जहां पे दुष्यंत चौटाला भले 10 सीटें जीते, लेकिन बीजेपी को लगभग 15 सीटों पर उन्होंने फायदा कराया है। अदरवाइज वो बीजेपी अगले राज्य पर भावेश हम लोग बढ़े, क्योंकि बहुत सारे राज्य हम लोग कवर कर रहे हैं ना, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि अगर वहां जाट वोट डिवाइड हुआ तो बीजेपी जो है, आप जो सर्वे कर रहे हैं वो बिल्कुल सच हो जाए।